रपुंज़ेल की कहानी। एक जमाने का जिक्र है। यहाँ से बहुत दूर एक प्यारा सा जोड़ा रहता था। एक दिन बीवी ने अपने शौहर को बताया कि वो माँ बनने वाली है। उसका शौहर ये खबर सुनकर बहुत खुश था। उसने कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। एक दिन उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि उसे लेट्यूस का पत्ता खाना है। जब तक मैं अपने पड़ोसी के बाग का मजेदार सलाद नहीं खा लेती, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए उसका शौहर अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने पड़ोसी के घर चला गया। लेकिन बेचारा शौहर ये नहीं जानता था कि पड़ोसी कैमिला नाम की एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है। ये बात कोई नहीं जानता था कि चुड़ैल 150 साल की थी। जवान दिखने के लिए चुड़ैल कैमिला सिर्फ सोने की चीजों को छू सकती थी, इसलिए उसने अपने घर में सब कुछ सोने से ढक दिया था। उसकी प्लेटें, चमचे, कांटे और लैंप सब कुछ सोने से ढक दिया। यहाँ तक कि वो कुर्सी भी सोने की थी जिस पर वो बैठती थी। और उस शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। ये उनका पड़ोसी था जो अपनी बीवी के लिए कुछ लेट्यूस के पत्ते मांगने आया था। कैमिला ने कहा कि वो बागीचे से जितना चाहे उतना लेट्यूस ले सकता है, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुम्हारे बच्चे के बाल सुनहरी हुए तो मैं इसे लूंगी, वो बच्चा मेरा होगा। शौहर को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसने उस चुड़ैल की बात मान ली और उसने दुआ की कि उसकी बच्ची के बाल सुनहरे ना हों। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई, सुनहरे रेशमी बालों के साथ। उन्होंने उसका नाम रपुंज़ेल रख दिया। कैमिला को ना जाने ये कैसे पता था कि बच्ची के बाल सुनहरे होंगे, इसलिए वो उन दोनों से बच्ची को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल ने रपुंज़ेल की देखभाल बहुत अच्छे से की। वो उसके सुनहरे बालों में कंघी करती जो हर दिन थोड़े लंबे हो जाते थे। कैमिला ये कभी नहीं चाहती थी कि उसके बाल काटे जाएं, क्योंकि वो बालों की लंबी लठें लेती और इसे अपने जादू में पकाती और उससे उसके बाल सोने में बदल जाते थे। मेरा जादू इस बालों को सोने में बदल देता है। अब मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगी। गहरे जंगल में कैमिला ने एक बड़ा लंबा टावर बनाने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया, रपुंज़ेल को कैद कर रखने के लिए, ताकि उसके बाल महफूज रहें। टावर के अंदर सीढ़ियां भी नहीं थीं। ये सिर्फ एक छोटा सा कमरा था, बस एक खिड़की के साथ। रपुंज़ेल 18 साल तक अकेले इस कमरे में बड़ी हुई, सिर्फ कैमिला से मिलते हुए। जब भी कैमिला उससे मिलने आती तो वो उसे नीचे से बुलाती, रपुंज़ेल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रपुंज़ेल अपने बालों को खिड़की से नीचे फेंकती और कैमिला उसके ऊपर चढ़ जाती और उसे पकड़कर टावर तक आ पहुंचती। माँ, इस टावर में सीढ़ियाँ क्यों नहीं हैं? मैं जमीन पर कदम क्यों नहीं रख सकती? मुझे फूलों और जानवरों के साथ खेलना है। मेरी प्यारी सुनहरे बालों वाली बच्ची, यही एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें दुनिया की बुराई से बचा सकती हूँ। यहाँ बाहर बहुत से खतरनाक जानवर हैं और भी बहुत सा खतरा है बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं सकूंगी।
एक दिन गांव का सबसे खूबसूरत शहजादा रॉब, जो उसी दिन पैदा हुआ था जब रेपेंजल पैदा हुई थी, वो अपने घोड़े को जंगल में सवारी के लिए ले गया। जंगल में शहजादे को एक गाने की आवाज आई और वो रुक गया। ये आवाज कितनी खूबसूरत आवाज है। वो उस आवाज को सुनते सुनते आगे बढ़ने लगा। वो तब तक चलता रहा जब तक वो टावर के नीचे नहीं पहुंचा जहां रेपेंजल रहती थी। जब वो टावर की खिड़की पर गा रही थी तो शहजादे को उसे देखते ही उससे प्यार हो गया। वो टावर में जाने के लिए चारों तरफ दरवाजा ढूंढने लगा, मगर उसे दरवाजा कहीं नहीं मिला। तभी कैमिला भी टावर पर पहुंच गई। इसलिए शहजादा झाड़ियों के पीछे छुप गया, क्योंकि वो उस कैमिला चुड़ैल के बारे में सब कुछ जानता था। अरे नहीं, ये तो कमेला है, एक खतरनाक चुड़ैल। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? रेपेंजल, 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 अपने सुनहरे बाल नीचे फेंको। रेपेंजल ने अपने सुनहरे बाल नीचे कर दिए ताकि वो ऊपर चढ़ सके। अगले दिन शहजादा टावर पर फिर से आया। वहां पहुंचकर उसने चुड़ैल की आवाज की नकल करते हुए टावर पर आवाज लगाई। रेपेंजल, रेपेंजल, अपने सुनहरे बाल नीचे डालो। रेपेंजल ने सोचा कि आवाज कुछ अजीब लग रही है, लेकिन उसने फिर भी बालों को नीचे फेंक दिया। शहजादा रॉब जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गया, क्योंकि उसको वो गाना गाने वाली आवाज को ढूंढना था। ये तो काफी मुश्किल चढ़ाई है। रेपेंजल ने जब उसे देखा तो वो घबरा गई। आप कौन हैं और आप यहाँ कैसे आए? मैं शहजादा रॉब हूँ। मुझे लगा कि तुम मुसीबत में हो, उस चुड़ैल और इस सीढ़ियों की वजह से। ओ नहीं, मैं रेपेंजल नहीं हूँ। मैं आपको नहीं जानती। मेरी माँ कहती है अजनबी खतरनाक होते हैं। ओह नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिक्र नहीं करो, मैं कोई खतरनाक जानवर या तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैंने बस तुम्हारी खूबसूरत आवाज सुनी और देखना चाहता था कि आखिर वो चुड़ैल करती क्या है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शहजादी की बातों ने रेपेंजल के दिल को नरम कर दिया और अब रेपेंजल को उससे डर बिल्कुल नहीं था। क्या तुम बाहर घूमने, बाहर के नज़ारे देखने और खूबसूरत जानवरों से मिलने मेरे साथ इस टावर के नीचे जाना चाहोगी? रेपेंजल सालों से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने शहजादी की बात को फौरन मान लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों टावर से नीचे जा सकते हैं। अगले दिन चुड़ैल कैमिला टावर पर पहुंची। वो रेपेंजल को बुलाने ही वाली थी कि तभी उसने लंबे सुनहरे बालों को पहले से ही नीचे देखा। मुझे लगता है उसने मुझे आते हुए देख लिया होगा, इसीलिए पहले से बाल लटका दिए। कैमिला टावर के ऊपर चढ़ने लगी, लेकिन तभी उसने एक घोड़े की आवाज सुनी। उसने सोचा कि कोई आसपास हो सकता है, लेकिन वो इन सब में पड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चढ़ती रही क्योंकि वो जल्द से जल्द रेपेंजल के पास जाना चाहती थी। जब वो रेपेंजल के कमरे में पहुंची तो वो हैरान हो गई। रेपेंजल अब वहां नहीं थी। उसने अपने बाल काट लिए थे और टावर से भाग गई थी। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा सोना चला गया। अब मैं क्या करूंगी? रेपेंजल! रेपेंजल ने अपने बाल काट लिए थे और टावर की दीवार से बांध दिए थे ताकि वो और शहजादा एक साथ नीचे उतर सकें। कैमिला ने अकेले टावर में थक हार कर रेपेंजल के कटे हुए बालों को छुआ। नहीं, 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 ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि बाल कटे हुए हैं।
बालों को सोने में तब्दील करने के लिए जड़ें होनी चाहिए। और उसी वक्त शहजादा रॉब और रुपेंजल शहजादे के महल में जा पहुंचे और शहजादे ने सब बताया अपने माँ बाप को, यानी बादशाह और महारानी को। बादशाह ने कहा कि उन्होंने एक किसान और एक बूढ़ी औरत से रुपेंजल का नाम सुना था। तो शहजादा फौरन ही रुपेंजल को उसके घर में उसे ले गया। उन्होंने बताया कि उन्होंने रुपेंजल नाम का बच्चा खोया है। जैसे ही उसके गरीब माँ बाप ने दरवाजा खोला और रुपेंजल को देखा, उन्होंने उसे पहचान लिया। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमें मिल गई। भयानक चुड़ैल तुम्हें हमसे दूर ले गई थी। इतने साल हो गए, लेकिन आखिरकार तुम घर आ ही गई बेटी। हम ही तुम्हारे असली माँ बाप है बेटी। रुपेंजल अपने असली माँ बाप से मिलकर बहुत खुश थी। और आपको क्या लगता है कि कैमिला का क्या हुआ होगा, जो बिना किसी सोने के टावर में रह गई थी? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगी रेपुंज़ल। मैं तुम्हें उन बालों के लिए ढूंढूंगी जो सोना बन जाते हैं। एक दिन रेपुंज़ल चहलकदमी के लिए जंगल में निकली और उस दौरान उसने एक अजीब सा फूल देखा। वो देखो क्लैप्सी, मैंने आज तक इतना खूबसूरत फूल नहीं देखा। क्लैप्सी खुशी के मारे रेपुंज़ल के बालों से फूल पर कूद गई और उसे सूंघने लगी। उसी दौरान अचानक से फूल का रंग तब्दील हो गया। उसने अपना मुंह खोला और क्लैप्सी को निकल गया। क्लैप्सी, नहीं, नहीं! रेपुंज़ल ने क्लैप्सी की मदद करनी चाही पर नाकाम रही। जब उसने फूल को उखाड़ा तो देखा कि वो फूल एक ट्यूब से जुड़ा हुआ था जो जमीन के अंदर था। ये ट्यूब कैसी है और क्लैप्सी कहाँ चली गई? रेपुंज़ल ने उस पाइप का पीछा करना शुरू कर दिया जो घने जंगल में जा रहा था। ये सब देखकर चुड़ैल कमीला खुश हो रही थी, जो उसके जादू की वजह से हो रहा था। तुम देखना, बहुत जल्द रेपुंज़ल का दोस्त मेरे हाथ में होगा, मेरे प्यारे ब्रूमी। कमीला अपने जादुई भूल भुलैया के सामने खड़ी हो गई और क्लैप्सी को देख रही थी जो उसके मीनार की तरफ आ रही थी और कहने लगी, जब रेपुंज़ल यहाँ अपनी दोस्त को बचाने के लिए आएगी तो हम उसके बाल काट देंगे और उन्हें इस हांडी में डाल देंगे ब्रूमी। तभी कैमिला के सामने वाला पाइप हिलने लगा। कमीला ने अपने हाथ पाइप के सामने फैलाए और कुछ ही देर में क्लैप्सी उसके हाथों में आ गई। बचाओ मुझे! मुझे छोड़ दो, जाने दो चुड़ैल, जाने दो मुझे! कमीला ने फौरन क्लैप्सी को अपने एक जादुई डिब्बे में डाल दिया, जिससे बाहर आवाज नहीं आ सकती थी। कोई भी क्लैप्सी को नहीं सुन सकता था और ना ही क्लैप्सी किसी को आवाज दे सकती थी। रेपुंज़ल पूरा दिन क्लैप्सी के लिए ट्यूब का पीछा करती रही। ओह, ये रास्ता तो खत्म ही नहीं हो रहा। इस ट्यूब का रास्ता कितना लंबा है। वो एक पत्थर पर बैठकर आराम करने ही वाली थी कि अचानक से उसने देखा कि कमीला का मीनार कुछ ही दूर था। ये टावर, अरे ये क्या हो गया? हम उस कमीला नाम की खतरनाक चुड़ैल के जाल में फंस चुके हैं। रेपुंज़ल ने जल्दी से खोदना शुरू किया। उसने ट्यूब के एक जोड़ से 2 हिस्से कर दिए। मैं इस ट्यूब की मदद से कमीला के महल में जा सकती हूँ। उसने अपने पास से 5 बीज निकाले और उनको पाइप में डाल दिया और उसने उन बीजों को पानी भी डाला, जिसकी मदद से वो जल्दी बड़े हो जाएं। पानी की वजह से बीज पाइप में तेजी से बढ़ने लगे। कमीला को इन बीज के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब मैं रेपुंज़ल के बाल चुरा लूंगी तो उसे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसा ही है ना ब्रूमी? जब कमीला क्लैप्सी पर गुस्सा कर रही थी,
उसी दौरान उस पाइप से अजीब सी आवाजें आने लगी। ये देखते ही ब्रूमी ने कमीला को बताना चाहा, लेकिन कमीला ने ब्रूमी की किसी भी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन मेरी मालकिन, ये बहुत डरावनी आवाजें हैं। कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा। ब्रूमी 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 ब्रूमी, तुम सिर्फ मेरी ही खूबसूरत हंसी सुन सकते हो। फिर उसी दौरान लंबी लंबी टहनियाँ पाइप से बाहर आने लगी और कमीला के मीनार में फैलने लगी। कमीला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब उसने टहनियाँ देखी, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही थी और कुछ ही देर में पूरा कमरा टहनियों से भर गया। कमीला ने ब्रूमी पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन टहनियों ने उसे जकड़ लिया। कोई मेरी मदद करे, मैं फंस गई हूँ यहाँ पर। बचाओ मुझे कोई। रपुंजल दूर से ये सब देख रही थी और उसने ये टहनियाँ भूल भुलैया में से निकलती देखी, जो मीनार की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं समझ गई, वो जगह पूरी तरह टहनियों से घिर चुकी होगी यकीनन। अब मैं अपनी दोस्त क्लैप्सी को बचा सकती हूँ। रपुंजल उस जगह पहुँची और उसने अपने लंबे और सुनहरे बाल खिड़की में फेंक दिए और फिर अपने बालों के जरिए ऊपर चढ़ने लगी। जब कमीला बंधी हुई थी तो उसने रपुंजल को आते हुए देखा। फिर उसे सब कुछ समझ आ गया। रपुंजल, मुझे बचाओ, मैं इस पेड़ के अंदर फंस चुकी हूँ। वादा करती हूँ तुम्हारे बालों को कुछ नहीं करूँगी। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है कमीला। तुमने मेरी दोस्त क्लैप्सी को किडनैप करके बहुत गलत किया है, पर तुम सच्चे दोस्तों को कभी अलग नहीं कर सकती। उसी दौरान क्लैप्सी, जो एक जादुई डिब्बे में बंद थी, रपुंजल को बुला रही थी, मगर उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। रपुंजल ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी दोस्त को नहीं ढूंढ पा रही थी। क्लैप्सी, क्लैप्सी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम नजर नहीं आ रही। रपुंजल ने अपने बाल टहनियों में फेंक दिए। उसके सुनहरे बालों ने टहनियों में जाकर क्लैप्सी को ढूंढ लिया, लेकिन रपुंजल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी दोस्त को इस डिब्बे से कैसे निकाले। दूसरी तरफ चुड़ैल कमीला ने अपने आप को छुड़ा लिया था, उसकी जादुई कैंची की वजह से। जब वो खामोशी से रपुंजल के बाल काटने जा रही थी, टहनियों ने उसे फिर से पहले से ज्यादा जोर से जकड़ लिया। ये क्या हो रहा है? मुझे जाने दो। एक बार फिर से नाकाम हो गई मैं। रपुंजल, एक दिन तुम्हारे ये सुनहरे बाल मेरे ही होंगे। रपुंजल और क्लैप्सी रापुंजल के मजबूत बालों की वजह से चुड़ैल कमीला के कांटों से लिपटे भरे मीनार से बच के निकल गए, जबकि क्लैप्सी अभी भी उस जादुई डिब्बे में बंद थी। रापुंजल जल्दी से उस काले फूल के पास गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा फूल का रंग पहले जैसा हो गया था। देखा क्लैप्सी, सारे फूल फिर से खिल गए हैं क्योंकि ट्यूब से छुटकारा मिल गया है। शायद अब ये काम कर जाएगा। रापुंजल क्लैप्सी को शीशे के डिब्बे में लिए फूल की तरफ बढ़ी। उसी दौरान एक बहुत तेज रोशनी निकली और उस रोशनी ने जादुई डिब्बे को चंद लम्हों में पिघला दिया। आखिरकार क्लैप्सी उस जादुई डिब्बे से आजाद हो गई थी। हरे, मैं बच गई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया रापुंजल, बहुत शुक्रिया। जैसे ही गुलाबी फूल पे से जादू टूट गया, वो इन दोनों दोस्तों की तरफ चमकने लगा। उसी दिन से रापुंजल और क्लैप्सी समझ गए कि दोस्ती किसी भी बुराई से जीत सकती है। जलपरी आर्या और गायब होती हुई मछली। एक जमाने का जिक्र है। आर्या
जो कि पानी की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की थी, और उसका शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर थे और नए शहरों में जा रहे थे। इनका सफर बहुत प्यारा था। सूरज की खूबसूरती ने सबको खुश कर दिया था। प्यारे शहजादे, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ इस जगह हमेशा के लिए रहूँ। एडवर्ड और आर्या ने जहाँ जहाँ वो गए वहाँ से कुछ फल उठा लिए। पाइनएप्पल, मैंगो, कोकोनट, पपाया, पपीता, रास्पबेरी, बनाना, लेमन और बहुत कुछ। पूरी दुनिया के सबसे मीठे फल। और वो ये सारे फल अपने घर के करीब रहने वालों को तकसीम करने वाले थे। एक दिन जब शहजादा एडवर्ड और आर्या पानी की तरफ देख रहे थे, उन्होंने देखा कि पानी में कोई भी जानवर नहीं है। मेरी शहजादी, काफी दिनों से कोई मछली पानी में नजर नहीं आ रही, आखिर क्यों? हाँ, मैंने भी महसूस किया। काफी दिन से मेरी दोस्त डॉल्फिन भी नहीं दिखी। पानी की दुनिया के बारे में परेशान होकर आर्या ने कहा कि वो अंदर जाकर देखेगी और अंदर जाकर अपनी फैमिली को देखेगी। शहजादा एडवर्ड कश्ती के किनारे पर गया। आर्या बहुत परेशान थी। मेरे शहजादे, अगर मैं शाम से पहले नहीं आई तो समझ लेना कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। छोटी जलपरी आर्या कश्ती के किनारे पर गई और पानी में छलांग मार दी। जैसे ही उसने पानी के अंदर छलांग मारी, उसके पैर जादू से एक टेल में तब्दील हो गए। आर्या जल्दी से तैरती हुई अपने पानी की महल की तरफ जा पहुंची, लेकिन उसे अपना कोई भी दोस्त नजर नहीं आया। पानी के अंदर बहुत सन्नाटा था। जैसे ही वो थोड़ा करीब आई, उसने अपनी दोस्त डॉल्फी को बुलाना चाहा। डॉल्फी, मेरे दोस्तों, कहाँ हो तुम सब लोग? लेकिन किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आर्या को सिवाय मिट्टी और पानी के कोई आवाज नहीं आ रही थी। बड़ा सा पानी का महल और यहाँ तक कि पूरा पानी बिल्कुल खाली सा महसूस हो रहा था। छोटी जलपरी आर्या एक सीशल की तरफ गई। उस सीशल ने पानी में होने वाला तमाम वाकया अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे कि कोई डायरी। आर्या ने उस सीशल को अपने कान की तरफ किया ताकि वो सुन सके। ये एक खूबसूरत और शानदार दिन था। पानी के अंदर खूबसूरत मछलियाँ, डॉल्फिन, जेलीफिश हमेशा की तरह खेल रही थीं। सब कुछ उसी तरह चल रहा था कि अचानक वेगा और उसके साथी आ गए। उन लोगों ने एक प्लान बनाया जिससे वो इस दुनिया पे कब्जा कर सकें, और उन्होंने एक इजलास बुलाया और वेगा उन तमाम मछलियों के ग्रुप से जा मिली और मैं सीधा बादशाह की तरफ जाने लगा ताकि मैं उसे बता सकूं कि क्या हो रहा है। और मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, एक बड़ा सा जाल आहिस्ता से पानी के अंदर आ रहा था। मैं बहुत डर गया और मैंने अपने आप को एक जगह महफूज कर लिया। आर्या ने जो कुछ सुना उसको उस पर यकीन नहीं हुआ। उसने सीशेल को वहीं रखा जहां वो था और वो जल्दी से फिशिंग नेट के पास गई। थोड़ा सा तैरने के बाद वो एक फिशिंग नेट के पास आई जिसके अंदर सारे जानवर फंसे हुए थे और उसकी सबसे अच्छी दोस्त डॉल्फी भी उसी में थी। ओह, डॉल्फी, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर लिया। चलो जल्दी करो, अब हमें यहाँ से निकालो। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। जब आर्या सोच रही थी कि इनको कैसे बचाया जाए, शहजादा एडवर्ड अपनी कश्ती पर था। आर्या के जवाब का इंतजार कर रहा था। उसे गए हुए बहुत देर हो चुकी थी और वो बहुत परेशान था। उसने जादुई मिट्टी उठाई और उसे निगल ली और फिर पानी में छलांग मार दी। जैसे ही वो पानी में गया, उसके पैर जादू से एक टेल में तब्दील हो गए।
फिर वो अपने पूरे दिलो जान से तैरने लगा आर्या को देखने के लिए। दूसरी तरफ आर्या ये पूरी कोशिश कर रही थी कि वो तीनों नेट को खोल सके, और उसने देखा कि वेगा और सांप इसी फिशिंग नेट पर फंसे हुए थे। वेगा और स्नेक, तुम लोग यहाँ पे कैसे फंस गए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो समझी तुम इंसानों के साथ हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ तुम्हें और अपने दोस्तों को बचाने के लिए आई हूँ। मुझे बचाओगी तुम? वो कह रही है वो हमें बचा लेगी। उसने यही कहा। ये बात तो मुझे भी पता है। तुम बुरी तरह इस जाल में फंस चुकी हो। तुम्हें मदद की जरूरत है वेगा। ऐसा तुम सोचती हो? वेगा को लगा कि वो खुद बाहर निकल सकती है, लेकिन ये नामुमकिन था और वो ये करने में नाकाम हो गई। सांपो, मेरी मदद करो और मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। मेरी शहजादी। क्या तुम लोग एक काम नहीं कर सकते बेवकूफों? नहीं, हम नहीं कर सकते मेरी शहजादी। वेगा, बस करो। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं। जब आर्या ने वेगा को समझाना चाहा, तो फिशरमैन ने एक नेट और फेंकी और बदकिस्मती से आर्या भी इस नेट के अंदर जा फंसी। मैं भी फंस गई। नहीं, ओह, मुझे पहले ही इनको देख लेना चाहिए था। हिलना नहीं बच्ची, तुम भी बुरी तरह फंस चुकी हो। मैं तुमसे पहले आजाद हो जाऊंगी और इस दुनिया को खत्म कर दूंगी। जब जलपरी आर्या उस नेट के अंदर फंसी हुई थी, शहजादा एडवर्ड आ गया। एडवर्ड, एडवर्ड, मैं यहाँ हूँ। शहजादे ने अपनी पूरी ताकत से और एक छुरी की मदद से आर्या को उस नेट में से निकाल लिया। हमें उन फिशरमैन को रोकना होगा। वो बार बार जाल फेंके जा रहे हैं। जल्दी करो। इधर ही रुको, हम तुम्हारी मदद करते हैं। जलपरी आर्या बहुत तेजी से ऊपर जाने लगी, इतनी तेज कि शहजादा भी ऊपर नहीं आ पा रहा था। वो समझ गए थे कि उन्हें फिशरमैन को रोकना है, इससे पहले कि वो और नेट्स फेंकें। आर्या जल्दी से पानी के ऊपर आई और फिशरमैन को आवाज लगाई। हे मछेरे, तुम और जाल मत फेंको। समंदर के नीचे बहुत से लोग फंस रहे हैं। समुद्री जानवरों को तुमसे नुकसान पहुंच रहा है। उन सारे फिशरमैन ने आर्या की बात नहीं सुनी और पानी के अंदर एक और नेट फेंक दी। दूसरी तरफ आर्या अपने हाथों को बांधा और सीधा हवा में उड़ गई। वो देखो, एक जलपरी। जब फिशरमैन ने ये देखा तो वो सारे बहुत डर गए। वो देखो, वो उड़ रही है हवा में। आर्या की जादुई ताकत ने पानी के अंदर तेज लहरें भेजना शुरू कर दी और उस फिशरमैन की कश्ती को पानी से बहुत दूर भेज दिया और पानी के महल से दूर। शहजादे एडवर्ड ने नेट काटना शुरू की और अब पानी के जानवर आजाद थे। क्योंकि कुछ जानवर बहुत तेज थे, इसीलिए उन्होंने एडवर्ड और आर्या का शुक्रिया अदा नहीं किया। अब वेगा भी बच चुकी थी और वेगा को इस बात पर गुस्सा था कि आर्या ने उसे बचाया है। मेरी शहजादी, उस जलपरी ने हमें बचा लिया है ना? माना कि उसने हमें बचाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी एहसान बन रहूं। मैं उस महल को तबाह कर दूंगी, उसके बाद तमाम चीजें मेरी हो जाएंगी। जलपरी आर्या की दोस्तों ने शहजादे और आर्या का बहुत शुक्रिया अदा किया। परेशान मत हो, हम हमेशा इन पानी के जानवरों की मदद करते रहेंगे। और पानी के जानवरों ने ये वादा किया कि वो आर्या और शहजादे को हमेशा बचाएंगे।
और एक बार फिर पानी के जानवर आजाद थे, सिर्फ और सिर्फ शहजादे एडवर्ड और आर्या की वजह से। पानी की दुनिया एक बार फिर से खुशी की जिंदगी गुजारने लगी, सिर्फ और सिर्फ शहजादे और शहजादी की वजह से। Everything is fun, friends with me. The king called me the Little Mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life and the ocean roar. Octopus and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. समंदर के बीचों बीच एक आलीशान सल्तनत थी। इस सल्तनत की सबसे छोटी शहजादी थी एक मरमेड अराया, जो उस दिन समंदर की सैर पर जाने के लिए बहुत ही बेताब थी। बाबा, हम बहुत अरसे से एक साथ ओशन ट्रिप पे नहीं गए, क्या आप इस बार मेरे साथ आना पसंद करेंगे? आज मैं डूबे हुए जहाजों का मछलियों के लिए शेल्टर बनाऊंगा मेरी प्यारी बेटी। तुम्हारे अगले ट्रिप पर मैं तुम्हें जरूर ज्वाइन करूंगा। ठीक है, मैं वापस आकर आपकी मदद करने आऊंगी। वो छोटी मरमेड समंदर की गहराई में तैरती हुई जा रही थी। उसके पास से डरी हुई मछलियों और कछुओं का झुंड गुजरा। हे, क्या हुआ है? तुम सब भाग क्यों रहे हो? भागो मरमेड भागो, एक बड़ा दरवाजा सबको अपनी तरफ खींच रहा है। मरमेड ने अपने गेट बबल शील्ड बनाया और तेजी से तैरती हुई उस जादुई दरवाजे तक पहुंची। उसे ये दरवाजा देखकर बहुत हैरत हुई कि समंदर की गहराई में वाकई एक बंद दरवाजा मौजूद था। जब वो उसके मजीद पास गई तो वो गेट अचानक से खुल गया और अचानक से उसने मरमेड को निगल लिया। मरमेड अराया ने खुद को एक अलग ही समंदर में पाया। यहाँ की मछलियाँ बेरंग थीं और पानी बहुत ही ज्यादा गंदा था। जब अराया ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। जादुई दरवाजा बंद हो चुका था और वहाँ से गायब हो गया। उसने देखा पत्थर के नीचे स्टारफिशेस हैं। अराया उनके पास गई। हेलो स्टारफिश, मुझे लगता है कि मैं खो गई हूँ, मेरी मदद कर सकती? Was für ein Ding bist du? Wir verstehen nicht, was du sagst. अपनी जिंदगी में समुद्री मखलूक पहली बार देखने के बाद स्टारफिशेस डर के मारे पत्थरों के पीछे छुप गई। और दूसरी तरफ मरमेड अराया ये सोचकर परेशान थी कि आखिर वो इससे क्यों छुप रही है, क्योंकि अराया को इनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। फिर उसने वहीं एक थके हुए और उदास लॉबस्टर को आते हुए देखा। हे लॉबस्टर, मुझे लगता है मैं खो गई हूँ, मेरी मदद करोगे? Cosa? Scusa, ma non ti capisco. E non capisco neanche se sei un essere umano o un pesce. Oh, lihatisi! Kami belli per la meliati can seperti ini sebelimia.
नहीं, मैं वो लैंग्वेज नहीं बोल सकती जो तुम लोग बोल रहे हो। अरे नहीं, अब हम एक दूसरे की बातों को कैसे समझेंगे? फिर छोटी मरमेड अराया ने उनसे हाथों के इशारे से बात करने की कोशिश की। लॉबस्टर मरमेड के इशारे देखकर डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही मरमेड ने वहाँ से जाने का फैसला किया, उसे थोड़े ही फासले पर ब्लोफिश नजर आई। वो उससे मदद मांगने के लिए तेजी से उसके पास गई। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ब्लोफिश, मैं खो गई हूँ, वापस नहीं जा सकती। eres una persona del mar? मैं समझ नहीं पा रही जो तुम कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, परेशान मत हो। जैसे ही मरमेड अराया ने उसे अपना हाथ दिया तो ब्लोफिश घबरा गई और अपने जहरीले फिन्स फुला लिए और उसके फिन्स मरमेड को टच कर गए। उसी वक्त छोटी मरमेड कमजोर पड़ने लगी और समंदर की तह में बेहोश होकर गिरने लगी। उसकी आंखें भी बंद हो गईं। वक्त गुजरने लगा। पोसाइडन, जो समंदर का बादशाह था, अपनी बेटी को ढूंढ रहा था जो बहुत देर से वापस नहीं आई थी। पूरा समंदर छान मारो। छोटी मरमेड जब दोबारा होश में आई तो आंखें खोलते ही उसने खुद को एक जेलीफिश के घर में पाया। वो जेलीफिश अराया के उठने का इंतजार कर रही थी। ओह, शुक्र है तुम बिल्कुल ठीक हो। आखिरकार मेरी ज़बान बोलने वाला भी मुझे यहाँ मिल ही गया। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। उस जेलीफिश ने अराया को बताया कि वो भी हादसाती तौर पर इस समंदर में आ गई है सालों पहले और फिर वापस नहीं जा सकी। इसीलिए मुझे यहाँ की सारी ज़बानें आती हैं, लेकिन मेरी पावर्स इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए काफी नहीं है। मरमेड, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन हमें सबसे पहले उस जादुई दरवाजे को ढूंढना होगा। मरमेड अराया और वो जेलीफिश एक साथ तैरते हुए बहुत दूर जा चुके थे और फिर उस जेलीफिश ने जोर से सीटी बजाई। अचानक से बहुत सारे स्क्विड्स उनके पास आ गए। जेलीफिश ने उन्हें एक साथ अपनी इंक छोड़ने के लिए कहा। जादुई दरवाजा, जो अभी तक ट्रांसपेरेंट था, इंक पड़ने की वजह से नजर आने लगा। मरमेड ने उसे देखा और फिर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए छोटी मरमेड ने पानी की बबल्स की मदद से एक बड़ा हथौड़ा बनाया और दरवाजे पर जोर से मारा और जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने खुद को एक दूसरे समंदर में पाया और फिर वो एक साथ सल्तनत में तैरते हुए पहुँचे। अराया ने अपने बाबा से मिलकर सब कुछ बताया और ये भी बताया कि उसने एक दूसरा समंदर देखा जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ और गंदा था। यानी हम जानते हैं हमें क्या करना है। हमसे जितना जल्दी हो सकेगा हम वो पानी साफ करेंगे और मछलियों को अच्छा माहौल देंगे। और फिर सब एक साथ वहाँ पहुँचे जहाँ पर जादुई दरवाजा मौजूद था। पोसाइडन ने अपना हाथ बुलंद करके ऐसी लहरें बनाई कि वो दरवाजा थोड़ी देर के लिए जाहिर हुआ और फिर टूट गया और टूटने के बाद वो दोनों समंदर आपस में मिल गए। पानी भी साफ हो गया था और समंदरी मखलूक भी खुश हो गई थीं। और उसके बाद पोसाइडन को एहसास हुआ कि मछलियाँ दूसरी मखलूक की ज़बान नहीं समझ पा रही हैं। इसलिए उसने डूबे हुए जहाज को स्कूल बना दिया ताकि समुद्री मखलूकात एक दूसरे की जबान को समझ सकें। ब्लोफिश, अब तो तुम मुझे जहर नहीं दोगे ना अगर मैं तुमसे बात करूं तो? मैं अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे माफ करना। पोसाइडन के समंदर को साफ करने के बाद ये सारी मछलियाँ समंदर को मजीद खूबसूरत बनाने लगी, जहाँ उन्होंने एक दूसरे की लैंग्वेज सीखी थी, क्योंकि हर एक नई जबान एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। एक दफा का जिक्र है, एक महल हुआ करता था। ऐसा महल जिसमें खुशियां ही खुशियां थी और उस महल में रहने वाले बादशाह और मलका की सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश ये थी कि उनके घर एक औलाद पैदा हो।
बादशाह और मलका दोनों ही बहुत नेक इंसान थे। उनको दिल में ये यकीन था कि उनकी ये ख्वाहिश एक दिन जरूर पूरी होगी। और एक दिन आखिरकार उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। उनके घर एक लड़की पैदा हुई। क्योंकि उसका चेहरा खिलते हुए सूरज की तरह था, इसलिए उन्होंने अपनी नन्ही शहजादी का नाम सनशाइन रख दिया। बादशाह और मलका ने ये फैसला किया कि एक बहुत बड़ा जश्न रखा जाए सनशाइन के पैदा होने की खुशी में। हर कोई उस पार्टी में मधु था, यहाँ तक कि जंगल की परियां भी उस पार्टी में मौजूद थीं। लेकिन बादशाह और मलका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वो एक मखसूस परी को बुलाना भूल गए। हर कोई, यहाँ तक कि बादशाह और मलका भी सनशाइन को तोहफे दे रहे थे। अब बारी थी परियों के तोहफे देने की। सब परियों ने एक एक करके सनशाइन को तोहफे देना शुरू किया। उनके दिए हुए मैजिक गिफ्ट से सनशाइन दुनिया का कोई भी काम कर सकती थी। आखिर में सिर्फ 3 परियां रह गईं, जिन्होंने अभी तक तोहफे नहीं दिए थे। फिर उन तीनों ने भी अपने अपने तोहफे दिए। मैं ये वादा करती हूँ कि दुनिया की तमाम खूबसूरतियाँ तुम्हारे साथ रहेंगी। छोटी गुड़िया, मेरा तोहफा है तुम्हारे दिल की खुशी। तुम कभी उदास नहीं रहोगी, हमेशा मुस्कुराती रहोगी। जैसे ही आखिरी परी अपना गिफ्ट सनशाइन को देने लगी, कुछ बहुत अजीब सा वाकया हुआ। चारों तरफ यकायक हरे रंग का धुआं फैल गया। जैसे ही धुआं खत्म हुआ, एक काली परी नमूदार हुई। बादशाह ने कहा कि तुम कैसी परी हो, जिसने आके पूरी महफिल खराब कर दी। दूसरी परियों ने फौरन उसे पहचान लिया। वो एक शैतानी काली परी थी। तो मैं देख रही हूँ कि आपने सबको बुलाया हुआ है यहाँ पे। बादशाह, मलका, दोस्त, यहाँ तक के परियों को भी बुलाया गया है, पर आप मुझे बुलाना भूल गए। बादशाह ने उससे अपनी गलती की माफी मांगी, उसे ना बुलाने की वजह से। अब जब मैं यहाँ पे आ ही गई हूँ, तो इस प्यारी सी गुड़िया को तोहफा देकर जरूर जाऊंगी। ये प्यारी सी शहजादी बहुत अच्छे से बड़ी होगी, बहुत खूबसूरत होगी, मगर अपनी 16वीं सालगिरह पर इसको एक सुई चुभेगी और ये हमेशा के लिए सो जाएगी। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लिया जाए। सिपाही उसे पकड़ने के लिए गए, लेकिन उनके पकड़ने से पहले काली परी हंसते हंसते गायब हो गई। अब आखिरी परी की बारी थी सनशाइन को तोहफा देने की। वो उस काली परी की जितनी ताकतवर नहीं थी। फिर उसने एक दुआ की कि जितना हो सके उस काली परी से बचा जा सके। मैं इस लानत को तो नहीं रोक सकती, लेकिन मेरे तोहफे में इतनी ताकत तो होगी कि तुम उस लानत से मरोगी नहीं, बल्कि एक गहरी नींद में सो जाओगी, जहाँ प्यार ही प्यार होगा। ये मेरा तोहफा तुम्हारे लिए। बादशाह परेशान हो गया और सोचने लगा कि इस लानत को कैसे दूर किया जाए। उसने सारी सुइयां और यहाँ तक कि हर वो चीज खरीद ली जो सुई की तरह दिखती थी, और उसने शहर से बाहर ले जाकर वो सब जला दिया। परियों के दिए हुए तोहफों के साथ शहजादी सनशाइन बड़ी होने लगी और हर कोई उसको चाहने लगा। एक दिन सनशाइन के वालिद ने 3 परियों को हुक्म दिया कि वो सनशाइन की हिफाजत करें, जो कि उन तीनों परियों के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सनशाइन किसी से भी ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, खास तौर पे इन परियों से। सनशाइन बड़ी होकर निहायत ही खूबसूरत लड़की बनी, अपनी खूबसूरत परियों के साथ। आखिरकार वक्त आन पहुंचा। आज सनशाइन की 16वीं सालगिरह थी। सिर्फ शाम का इंतजार था उस काली परी की लानत को खत्म होने में। बादशाह और मलका ने वो तमाम इंतजामात कर लिए थे जो वो कर सकते थे, लेकिन वो फिर भी परेशान थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है।
उन्होंने शहजादी को एक रूम में बंद कर दिया और परियों को उसकी हिफाजत करने का हुक्म दिया, पर उनको भी मालूम नहीं था कि होने क्या वाला है। सनशाइन ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कैद हो जाए। अचानक से एक दरवाजा नमूदार हुआ। सनशाइन बहुत हैरान हो गई क्योंकि उसने ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा था, पर उसको दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आने लगी। परेशान और घबराई हुई थी कि क्या होने वाला है, वो दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। उसने अंदर देखा कि एक औरत पीठ मोड़कर सुई की मशीन पर काम कर रही है और सनशाइन उस मशीन की तरफ बढ़ने लगी। और जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सनशाइन का हाथ एक सुई से जाकर टकरा गया और यही वक्त था। जैसे ही उसने सुई को छुआ, वो जोर से गिरकर एक गहरी नींद में सो गई। तो यही वो दिन था, जैसा कि काली परी ने कहा था वैसा ही हुआ। सनशाइन की 16वीं सालगिरह पर उन्होंने उसे बहुत अच्छे लिबास से तैयार किया और एक फूलों वाले बेड पर लिटा दिया। तो इस तरह शुरुआत हुई सनशाइन की उसके ख्वाबों की दुनिया में। बादशाह और मलका इस दर्द को रोकना चाहते थे, तो उन्होंने ये हुक्म जारी किया कि किले के तमाम लोग एक गहरी नींद में सो जाएंगे। फिर 100 सालों के बाद एक दिन एक खूबसूरत शहजादा महल के पास से गुजर रहा था। उसने एक बहुत ही बोसीदा सा महल देखा। उसके आदमियों ने उसे महल और उस शहजादी के बारे में सब कुछ बताया। ये कहानी शहजादे को बहुत पसंद आई। फिर उसने महल के अंदर जाने का फैसला किया। क्योंकि महल बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए उसके अंदर जाना नामुमकिन था। फिर शहजादे ने अपनी तलवार निकाली और लकड़ियों को काटते हुए उस महल के अंदर जाना शुरू हो गया। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वो शहजादा महल के दरवाजे तक जा पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पे 2 पहरेदार सो रहे थे और वो ये सब देखकर हैरान हो गया। वो जहाँ से भी गुजरता उसे लोग सोए हुए दिखते। वो महल के अंदर से होता हुआ आखिरकार बादशाह के कमरे तक जा पहुंचा। बादशाह और मलका भी अपने अपने तख्त पर सो रहे थे। फिर उसने एक कमरा देखा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। यही वो कमरा था जिसके अंदर सनशाइन अपने फूलों वाले बेड पर सो रही थी। शहजादा उसके बेड के करीब आया। उसने शहजादी को देखा और उसको पहली नजर में ही शहजादी से प्यार हो गया। तो तुम्हें वो खूबसूरत शहजादी हो, कितनी प्यारी हो तुम। शहजादे को शहजादी इतनी प्यारी लगी कि उसने उसके माथे पर एक किस किया। उसने फौरन आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक खूबसूरत शहजादा खड़ा है। इसी के साथ ही किले के तमाम लोग 100 साला नींद से जाग उठे। बादशाह और मलका को भी बहुत ही ताज्जुब हुआ। वो फौरन उठे और सनशाइन की रूम की तरफ गए कि देखे आखिर माजरा क्या है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी बहुत खुश है और बिल्कुल ठीक ठाक है। शहजादे ने सनशाइन से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सनशाइन ने फौरन हाँ कह दी। बादशाह और मलका ने इन दोनों को दुआएं दी और पूरा किला जश्न मनाने लगा। उन दोनों की शादी इतनी धूमधाम से हुई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। एक दूर दराज के इलाके में एक लंबे बालों वाली शहजादी रहती थी। उस शहजादी का खूबसूरत फूलों का बाग था। गुलाब के फूलों को देखकर शहजादी को खास तौर पर खुशी महसूस होती थी। शाम के वक्त जब उस जगह के सारे लोग सोने के लिए लेट चुके थे, तब गुलाबी शहजादी महल की बालकनी में जाती है और 3 दफा ताली बजाती है। ये आवाज सुनते ही एक छोटी सुनहरी चिड़िया शहजादी के हाथ में आकर बैठ गई।
जैसे ही चिड़िया बैठी, शहजादी के बाल चमकने लगे। प्यारी सी चिड़िया ने सुरीला साज शुरू किया और शहजादी अपनी खूबसूरत आवाज में लोरी गुनगुनाने लगी। अपनी आंखें बंद कर लो आज रात। जिसने भी शहजादी की ये सुरीली लोरी सुनी, वो फौरन बिस्तर पर लेट जाता है, अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है। क्योंकि वक्त हो चुका गुड नाइट कहने का। स्वीट ड्रीम्स मेरे मुल्क के प्यारे लोगों, गुड नाइट। गुलाबी शहजादी की वजह से तमाम लोगों की रातें सुकून और खुशी से गुजर रही थीं। फिर अचानक एक दिन एक नौकीली टोपी वाली चुड़ैल अपनी छड़ी पर सवार होकर शहजादी के महल में आई। रा 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 रा। मुझसे शहजादी के गाने सुने नहीं जाते, बस अब बहुत हो गया है। इस चुड़ैल ने शहजादी पे जादू करने का सोचा। गुलाब मुरझा जाए और शहजादी के बाल कोयले जैसे हो जाए। जादू होते ही शहजादी के सारे बाल कोयले की तरह काले हो गए। हाँ, ये मेरे बालों के साथ क्या हो गया? ये सारे काले हो गए और अब गाने का वक्त हो गया है। शहजादी जैसे ही अपने काले बालों के साथ अपने लोगों को लोरी सुनाने के लिए बालकनी में आती है और 3 दफा ताली बजाती है। इस बार भी सुनहरी चिड़िया शहजादी के हाथ पर आकर बैठ जाती है। गुलाबी शहजादी के बाल फिर से चमकने लगते हैं। शहजादी इस सोच में गुम थी कि उसके बालों को क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उसने सुनहरी चिड़िया के साथ लोरी गाना शुरू कर दी। अपनी आंखें बंद कर लो आज रात। मुल्क के सारे लोग गहरी नींद सो गए, लेकिन इस दफा उन्हें अच्छे ख्वाबों की जगह बहुत ही डरावने ख्वाब नजर आए, जिसकी वजह से बच्चे भी डर के रोने लगे। ओह, मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा। मेरा रात को सोने का दिल ही नहीं करता है, क्योंकि मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते हैं। मुझे भी आते हैं। अगली शाम होते ही शहजादी को पता चला कि वहाँ के लोगों को बुरे ख्वाब आ रहे हैं। वो फौरन ही अपनी बालकनी पर गई और सुनहरी चिड़िया को बुलाया। मेरी छोटी चिड़िया, मेरे लोग बुरे ख्वाब देख देख के डर गए हैं और मेरे बाल भी काले हो गए हैं। मेरी मदद करो छोटी चिड़िया। गुलाब की वजह से तुम्हारे बाल खिलखिलाएंगे। तुम जाकर गुलाब की पत्तियां पानी में डालो, फिर उससे अपने बाल धो लो। क्या वाकई गुलाब से मेरे बाल खिलखिलाते हैं? सुनहरी चिड़िया के मशवरे पर शहजादी ने एक बड़े से टब में पानी भरा और इसमें बहुत सारी गुलाब की पत्तियां डाली। पत्तियां डालते ही पानी लाल हो गया। शहजादी ने अपने बाल पानी में डुबोए। ऐसा करते ही शहजादी के बाल पहले जैसे हो गए। गुलाब की पत्तियों की वजह से मेरे बाल खिलखिलाने लगे। छोटी चिड़िया सही कह रही थी। हुर्रे! उस रात जब शहजादी ने लोरी गाई, अपनी आंखें बंद कर लो। मुल्क के सारे लोग सुकून से सो पाए और एक बार फिर उनको अच्छे ख्वाब नजर आने लगे। ये देखकर कि उसका जादू शहजादी पर से खत्म हो गया है, चुड़ैल को बहुत ही गुस्सा आया, तो उसने फिर से जादू कर दिया। गुलाब मुरझा जाए और शहजादी के बाल कोयले जैसे हो जाए। फिर उसके जादू से मुल्क के सारे फूल मुरझा गए और वो वहां से चली गई। गुलाबों की शहजादी बहुत अफसरदा हुई
जब उसने देखा कि उसके बाल फिर से काले हो गए। ओह नहीं, ये फिर से काले हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शहजादी ने फौरन ही गुलाब की पत्तियां लाने का हुक्म दिया, लेकिन किसी को भी बाग में तो क्या पूरे मुल्क में ढूंढने पर भी एक भी गुलाब नहीं मिला। अब मैं क्या करूंगी छोटी चिड़िया, बताओ मुझे, मेरी मदद करो। गुलाब की पत्तियों से फिर से अपने बाल रंग लो। लेकिन पूरे मुल्क में एक भी गुलाब नहीं है। रुको, मत जाओ। शहजादी बहुत ही गमज़दा और अफसरदा थी, जोर जोर से रो रही थी। उसके सारे आंसू जमीन पर गिर रहे थे। ऐन उसी वक्त एक खूबसूरत नौजवान महल के बाग में से गुजर रहा था। जब इस नौजवान ने आंसू जमीन पे गिरते देखे तो फौरन अपनी जेब से एक डब्बा निकाला जिसमें एक लाल बाल था। उस नौजवान ने वो लाल बाल शहजादी के आंसुओं पे रख दिया और देखते ही देखते वो लाल बाल जल्द एक चमकते हुए गुलाब में तब्दील हो गया। खूबसूरत नौजवान ने वो गुलाब लिया और शहजादी के पास चला गया। शहजादी जो पानी के टब के पास अफसरदा खड़ी थी, उस खूबसूरत नौजवान को अंदर आते देखकर बहुत खुश हुई। तुम्हें तो मैं जानती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। ये गुलाब तुम्हारे लिए, इसे कबूल कर लो मेरी शहजादी। शहजादी की खुशी की इंतहा नहीं रही जब उसने अपने बचपन के दोस्त के हाथ में गुलाब देखा। शहजादी ने गुलाब फौरन पानी में डाल दिया और अपने बाल इसमें डुबो दिए और इस तरह उस नौकीली टोपी वाली चुड़ैल का जादू टूट गया और शहजादी के काले बाल एक बार फिर लाल हो गए। शहजादी की खुशी देखकर बादशाह ने नौजवान से पूछा, बात सुनो नौजवान, बताओ मुझे ये गुलाब आखिर तुमने कैसे ढूंढा? क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये गुलाब पूरे मुल्क में नहीं है। ये गुलाब शहजादी के आंसुओं से बना है और उसके एक लाल बाल से जो बचपन से मैंने अपने पास रखा हुआ था। मेरे प्यारे सुल्तान, मेरी वफादारी हमेशा के लिए है। ऐसा ही है डैडी। देखे, मैंने अपना एक बाल सालों से इस डब्बे में रखा हुआ था। बादशाह नौजवान की वफादारी देखकर बहुत खुश हुआ। इस तरह गुलाबों की शहजादी और उसके बचपन के दोस्त की अगले ही दिन शादी हो गई। ये देखते हुए चुड़ैल को अंदाजा हो गया कि प्यार की ताकत से उसका जादू टूट चुका है, वो कभी नहीं जीत सकेगी। ये जानकर वो वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। सिंड्रेला और बुरी परी। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला की शादी एक बहुत ही खूबसूरत शहजादे से हुई थी जिसका नाम था लियो। वो अपने महल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजार रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंड्रेला के घर लेडी पफी और उसकी दोनों सौतेली बेटियां बहुत ही उदास और जेलस थीं। अगर मैं उस महल में रहती तो मैं भी वहाँ डांस करती, कितना मजा आता ना। और मैं भी वहाँ रहती तो दुनिया के लजीज तरीन खाने खाती। यहाँ तक कि उनकी बिल्ली भी महल में रहने के ख्वाब देखने लगी। लेडी पफी इतना गुस्सा थी कि उसने सिंड्रेला की सारी चीजें एक एक कर गैलरी से नीचे फेंकना शुरू की। ये सामान अब हमें नहीं चाहिए, ये सब फालतू हो चुका है, बाहर फेंक दो इन्हें। अचानक लेडी पफी को एक डब्बा दिखा जो कि कमरे के बिल्कुल कोने पर था। बड़ी तेजी से लेडी पफी ने उस डब्बे को खोला जिसके अंदर से एक बहुत ही पुरानी पॉकेट वॉच निकली और वो सीधा लिविंग रूम जा पहुंची। लेडी पफी की दोनों बेटियां भी ये जानना चाहती थीं
कि उस पॉकेट वॉच के अंदर क्या है, इसलिए उन्होंने बटन दबाया ताकि वो उसे खोल सकें, ताकि वो देख सके कि इसके अंदर क्या है। और ये बिल्कुल एक आम पॉकेट वॉच की तरह थी, लेकिन ये घड़ी कुछ अलग थी क्योंकि ये घड़ी पीछे की तरफ घूम रही थी। अचानक उस घड़ी में से लाइट बाहर आने लगी जो कि पूरे कमरे में फैल चुकी थी। वो बहुत हैरान हुए जब उनके सामने एक परी आ गई। आखिरकार मैं इस दुनिया में वापस आ ही गई। तुम कौन हो? मैं एक बुरी परी हूँ। मेरा नाम कायराबेल है। कायराबेल को परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था क्योंकि वो एक पत्थर दिल की परी थी। उसने लेडी पफी और उसकी बेटियों को बताया, जिस लड़की ने मुझे बचाया है वो कोई भी एक विश करे, जो चाहिए तुम्हें। वो मैं थी। कायराबेल परी ने लेडी पफी को चुना और बगैर हिचकिचाए लेडी पफी ने एक विश करना चाही। मैं चाहती हूँ कि तुम वक्त पीछे ले जाओ और शहजादे लियो से मेरी दोनों बेटियों में से किसी एक की शादी करवा दो। पत्थर दिल परी ने अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाई और पूरी दुनिया की घड़ियां को पीछे घुमाने लगी। और उसके बाद सिंड्रेला ने अपने आप को वापस उसी वक्त में पाया जब उसकी शादी शहजादे लियो के साथ हो रही थी। वक्त और पीछे चला गया जब सिंड्रेला उस बंद कमरे में अपने पैर के अंदर उस जूते को पहन रही थी। वो उस कमरे के अंदर वापस गई। फिर वक्त और पीछे गया जब लेडी पफी ने सिंड्रेला को बंद किया था और अपनी बेटियों के साथ उस कमरे में गए थे ताकि वो जूता पहन सकते जो शहजादे लियो ने ढूंढा था। इस सैंडल की मदद से मैं उसे ढूंढूंगा। और दोबारा घड़ी ने 12 बजाए। सिंड्रेला और लियो ने एक दफा फिर डांस किया और सिंड्रेला पंपकिन पर फिर से महल जाने के लिए तैयार थी। वक्त पीछे जाता गया। वक्त तब जाकर रुका जब तक सिंड्रेला उस पेड़ पर वापस नहीं बैठी हुई थी अपने दोस्त चैडर और मोज़रेला के साथ, और परी लियाबेल दोबारा आई। प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ। ये सब क्या हो रहा है लियाबेल? शहजादा मुझे क्यों नहीं जानता? ये जरूर मेरी बहन कायराबेल का काम होगा। लियाबेल ने सिंड्रेला को उस डब्बे के बारे में बताया जो कि परियों की दुनिया में रखा हुआ था। उस डब्बे को खोलने से मना किया हुआ था, लेकिन कायराबेल ने उस डब्बे को फिर भी खोल दिया। उसने बताया कि कायराबेल बंद है एक पॉकेट वॉच के अंदर। काफी वक्त गुजरने के बाद वो बाहर आ चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ लेडी पफी की मदद से। उसने दिखाया कि कायराबेल भी उनके साथ है। लेडी पफी ने कायराबेल से एक बहुत बुरी विश की है और हमें उसे रोकने के लिए हमें उसे उस पॉकेट वॉच में दोबारा बंद करना होगा। मुझे मंजूर है, मगर कैसे? लियाबेल, सिंड्रेला और उनके छोटे दोस्तों ने एक प्लान बनाया। कुछ दिन और पीछे होते गए। सिपाही ने एक दफा फिर आकर दावतनामा पेश किया, लेकिन इस बार लेडी पफी की बेटियों ने सिंड्रेला को पार्टी के बारे में नहीं बताया और अपने कपड़े चुपके से पहने। और अगले दिन सिंड्रेला को पार्टी में जाने से रोकने के लिए लेडी पफी ने उसे बंद किया और अपनी बेटियों के साथ भाग गई बगैर कुछ कहे। पार्टी में जाने से पहले
कायराबेल उनके सामने आई। उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और कैसेंड्रा के ऊपर प्यार का एक जादू डाला। जैसे ही कैसेंड्रा पार्टी में अंदर आई, उसने शहजादे को अपने काबू में कर लिया, सिर्फ उस जादू की मदद से। शहजादा उसके करीब गया और उससे पूछा कि क्या वो डांस करेगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ हाँ। दूसरी तरफ सिंड्रेला और उसके छोटे दोस्त अभी भी उस कमरे में बंद थे और परी का इंतजार कर रहे थे। व्हाइट पिजन उस छोटी खिड़की के पास आया और वो उस पुरानी पॉकेट वॉच को भी अपने साथ लाया। थोड़ी ही देर बाद प्यारी परी लियाबेल आ गई। हमें जल्दी से हेज़लनट के पेड़ पे जाना होगा। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अचानक सिंड्रेला और उसके दोस्तों ने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। लेकिन पेड़ के पीछे पत्थर दिल परी कायराबेल खड़ी थी। तुम्हारा प्लान नाकामयाब हो जाएगा। सिंड्रेला अब कुछ नहीं कर पाएगी और अब तुम्हें उस वॉच के अंदर जाना होगा लियाबेल। पत्थर दिल परी ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो उस परी को हरा पाए और लियाबेल भी अपना जादू इस्तेमाल करने लगी। दोनों चूहे और पिजन सिंड्रेला के पीछे जा छुपे क्योंकि वो डर गए थे। लियाबेल की ताकत बढ़ती गई और आखिरकार पत्थर दिल परी हार चुकी थी और जमीन पर गिर गई थी। सिंड्रेला, घड़ी, अभी जल्दी से घड़ी को खोलो। नहीं, मुझे उस घड़ी के अंदर वापस बंद नहीं होना, नहीं। सिंड्रेला ने जल्दी से उस घड़ी को खोला और वो पत्थर दिल परी वापस उस घड़ी के अंदर जा पहुंची। दुनिया के अंदर चलने वाली तमाम घड़ियां वापस सही से चलने लगीं। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। मैं पार्टी के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ लियाबेल। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को अपने जादू से दोबारा कपड़े दिए और उसके जूते भी। थोड़ी ही देर बाद जादू की मदद से लियाबेल ने पिजन को एक बहुत बड़ी बर्ड में बदल दिया और सिंड्रेला पिजन के ऊपर बैठी और बगैर टाइम जाया किए महल की तरफ निकल गई। लेकिन जब वो आई, उसने देखा कि शहजादा लियो कैसेंड्रा के साथ डांस कर रहा है। मोज़रेला और चेडर शहजादे लियो के पास गए ताकि वो उसे जादू से हटा सके। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की तो वहाँ पर खड़ी है। दुनिया की सबसे अच्छी लड़की? छोड़ो उन्हें, हम डांस करते हैं। सुनो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। जैसे ही शहजादे लियो ने सिंड्रेला को देखा, वो उससे दोबारा प्यार कर बैठा और सच्चे प्यार के जादू ने उस पत्थर दिल परी का जादू तोड़ दिया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने दोबारा डांस किया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस हसीन चेहरे को हमेशा से जानता हूँ। सिंड्रेला खुशी से उसके साथ डांस कर रही थी और मोज़रेला और चेडर भी डांस कर रहे थे। आखिरकार सब कुछ पहले जैसा हो गया। सिंड्रेला और शहजादे लियो ने एक दफा फिर शादी की और वो फिर से अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने लगे। दूसरी तरफ लेडी पफी और उसकी बेटियां गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हम ये दोबारा नहीं कर पाए।